नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में रिवीजन सीरीज़ की इस वीडियोज़ में हम लोग भूगोल को देख रहे हैं, ठीक है, ज्योग्राफी को देख रहे हैं। और उसमें हम लोग इसके पहले 1-2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। इसमें हम लोग मेनली स्टार्ट करेंगे क्या कि एक तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट इधर है, तो इधर जो ये वाला जो एरिया है इधर, ये सब मैदानी एरिया है, ठीक है, प्लेन है। तो उसी की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका जो पश्चिमी तटीय मैदान है और पूर्वी तटीय मैदान है, ये जो है दोनों साइड में हम लोगों का जो ये इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आपने देखा जिसमें पहला स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है कि पहला जो पश्चिमी तटीय वाला है, जो वेस्टर्न वाला है, ये थोड़ा पतला है। इसलिए पतला है क्योंकि इसकी औसत चौड़ाई देखेंगे आप 64 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन जो पूर्वी तटीय है वहाँ पे नदी वगैरह जाती हैं, डेल्टा वगैरह बनाती है, जैसे इधर गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, पेन्नार हो गया, कावेरी हो गया, और इधर ब्राह्मणी और बैतरनी हो गया। तो ये सब नदियाँ जो है यहाँ पे आकर के थोड़ा चौड़ा, अपेक्षाकृत चौड़ा प्लेन बनाती हैं, ठीक है। तो यही रीज़न है। और इधर जो एस्चुरीज बनाती हैं, इधर जो नदियाँ, नर्मदा है, तापी है, इधर पेरियार है, ये सब नदियाँ जो हैं यहाँ पे एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है इनकी चौड़ाई औसतन 68 किलोमीटर दिखा रहा है, तो थोड़ी कम है, ठीक है। वो भी एक रीज़न है। और एक और चीज़ यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि पश्चिमी तटीय मैदान जो है पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में स्थित है। ये तो हमने ऑलरेडी बात कर ली कि ये जब का वेस्टर्न घाट है तो इसके बीच की तो अरब सागर इधर हो गया और ये बीच में वेस्टर्न घाट हो गया, तो इसके बीच में जो मैदान है इसी को बोल रहा है, ठीक है। और जो पूर्वी तटीय है वो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है, ये भी ठीक हो गया। और पूर्वी तटीय मैदानों की अपेक्षा पश्चिमी तटीय मैदानों में अधिक बंदरगाह, अच्छा, इसमें बंदरगाह अधिक क्यों पाए जाते हैं? यहाँ पे आपका जवाहरलाल नेहरू है, मुंबई है, यहाँ पे आपका मैंगलोर है, कोच्चि है, तो ढेर सारे आपको गोवा भी है यहाँ पे। तो इस पोर्ट पे आप देखेंगे इस साइड में आपको ढेर सारे बंदरगाह मिलेंगे, यानी पोर्ट मिलेंगे। उसका पीछे रीजन ये है, यहाँ पे जो नदियाँ हैं वो डेल्टा क्षेत्र नहीं बनाती, जिसकी वजह से सिल्ट जमा नहीं होता है, ठीक है। तो सिल्ट जमा नहीं होगा तो यहाँ पे जहाज वगैरह आराम से आकर के रुक जाएंगे, जब पानी क्योंकि गहरा रहेगा, जहाज के लिए गहरा पानी चाहिए होता है, नहीं तो क्या होगा कि ज़मीन में टकरा जाएगा, तो फिर उसको चलने में उसमें दिक्कत होगी। और इधर जो है ढेर सारी नदियाँ हैं, जैसे ब्राह्मणी, बैतरनी है, इधर आपका महानदी है, फिर गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नार है, कावेरी है। तो ये सब नदियाँ यहाँ पे डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण करती हैं, यहाँ पे सिल्ट रहता है, ये सब सिल्ट जमा रहता है। तो इधर जो है पोर्ट अपेक्षाकृत उतना अच्छा नहीं होता है, होता तो है। इधर भी आप पोर्ट में आप देखेंगे, इधर हल्दिया पोर्ट है बंगाल के पास, फिर उड़ीसा में आपका यहाँ पे पारादीप है, फिर विशाखापट्टनम है आंध्रा में, फिर यहाँ पे चेन्नई पोर्ट है, फिर तूतीकोरिन है, ये सब पोर्ट हैं, ठीक है। तो वही बात है। अब हम लोग बात करेंगे भूकंपी लहरों की, ठीक है। तो भूकंपी लहर का मतलब होगा अर्थक्वेक, और जो वेव्स उससे निकलती हैं उसकी हम लोग बात कर लें तो वो 3 तरह की निकलती हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक एल तरंग है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मेनली इसका अर्थ होता है। तो ई तरंगों का क्या क्या इसको प्राथमिक तरंगे, प्राइमरी तरंगे बोलते हैं, ठीक है। ध्वनि तरंगों की तरह ये अनुदैर्ध्य होती हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं ध्वनि तरंगों की तरह, मतलब ऐसे चलती हैं स्ट्रेट, ठीक है। और इसका संचरण तथा कलोन एक सीध में होता है, ठीक है, दो दोलन है एक सीध में होता है, ठीक है। और दबाव वाली तरंगों के रूप में भी ये जाना जाता है, इसकी गति सभी तरंगों से अधिक होती है, ये बहुत तेज जाती है, ठीक है। और ये ठोस, यहाँ पे ठोस लिखा होना चाहिए, ठोस, गैस, तरल तीनों माध्यम में, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों माध्यम में ये तैर सकती हैं, इसीलिए आप देखेंगे इसका अनुभव सबसे ज़्यादा होता है। फिर जो यस तरंगें होती हैं, यानी सेकेंडरी तरंगें होती हैं, इनको गौड़ या अनुप्रस्थ तरंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये प्रकाश की तरंगों के समान होती हैं, ऐसे चलती हैं, ठीक है। और ध्वनि तरंगें कैसे चलती हैं? ऐसे चलती हैं, ठीक है। और ये केवल इसीलिए ठोस माध्यम से ही गुजर पाएंगे, ऐसे चलेंगी तो यहाँ पे सॉलिड रहेगा, यहाँ पे सॉलिड रहेगा, तो इसी में जा पाएंगी, लिक्विड में नहीं जा पाती, ठीक है। और तरल माध्यम में लुप्त हो जाती है, क्योंकि ऐसे ऐसे नहीं चलती हैं, ठीक है, सीधा चलती है। तो ये हो गया। अब एल तरंगों की बात कर लेते हैं, इसको लव तरंग से बोला जाता है, ठीक है। इन्हें धरातली तरंग भी बोला जाता है। तो ये तरंग धरातल तक ही सीमित रहता है, जो ऊपर में क्रस्ट है वहीं तक रहता है, और ये भी तीनों माध्यम में होकर गुजर सकता है, ठीक है। तो इससे नॉर्मली इस तरह का क्वेश्चन बनता है। अब इसी में आप देखेंगे चट्टानों के प्रकार हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे जो हमारा पृथ्वी है, इसमें जो क्रस्ट बना है इसमें कई प्रकार के होते हैं। तो उसमें एक होता है आपका आग्नेय चट्टान, फिर होता है अवसादी सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। फिर होता है मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरिक रॉक, ठीक है। और आग्नेय को क्या बोलते हैं? प्राइमरी रॉक बोल सकते हैं, ठीक है। इग्नियस बोलते हैं, सॉरी, इग्नियस, इग्नियस रॉक बोलते हैं, इसको सेडिमेंट्री बोलते हैं, इसको आपको मेटामॉर्फिक बोलना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो जो इग्नियस है उसका क्या है, उसकी इसकी निर्माण जो है भीतरी भाग में होता है, ठीक है। बाद में ये क्या होता है कि ऐसे ऊपर के ऊपर आ जाता है, ठीक है। गर्म
ठंडा होने से, ठीक है। ये जीवाश्म रहित होता है, जब आता है तो नया नया रहता है, इसलिए जीवाश्म। इसमें चुंबकीय लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, ये सब मैकेनिज वगैरह पाया जाता है, ठीक है। और अधिकांश विस्तार ज्वालामुखी क्षेत्रों में होता है, क्योंकि ज्वालामुखी से ही ये ऊपर आ पाता है, ठीक है। झारखंड में पाया जाने वाला अभ्रक जो है, यानी अभ्रक जो पाया जाता है वो इसी चट्टानों में मिलता है, ठीक है। अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं। तो अधिकांशतः ये परतदार है, सब सेडिमेंट्री। अब ये जो हो गया, अब ये धीरे धीरे करके सेडिमेंट बनना यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये जो है, अब इसमें देखेंगे जो जानवर वानवर मरते हैं और पेड़ पौधे जो खराब होते हैं इसी में दब जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे ऐसे करके लेयरिंग बनता जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखेंगे सेडिमेंट्री में वनस्पति, जीव जंतु और जीवाश्म जो है बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इसमें पेट्रोलियम वगैरह भी बहुत पाया जाता है, इसी कारण इसमें खनिज तेल पाया जाता है, ठीक है। दामोदर, महानदी, गोदावरी नदी बेसिन, ये सब जो है अवसादी चट्टानों का यानी सेडिमेंट्री रॉक का ही उदाहरण है, ठीक है। आगरा का किला, लाल किला दिल्ली इसी चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है। प्रमुख अवसादी चट्टानों में आपका सिलिका और चिकासेल, चूना पत्थर, खड़िया, नमक, ये सब पाया जाता है, ठीक। संरचना के आधार पर दो तरह का होता है, एक जय होता है, एक निजय होता है। मतलब जय मतलब जिसको बाय बोलते हैं, जिसमें पेट्रोलियम वगैरह मिलता है, एक निजय होता है, ठीक है। अब ये फर्दर और इसमें परिवर्तित होता है, और देखिए इसको कायांत्रिक चट्टान इसलिए होती है क्योंकि परिवर्तित होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिनंडेशन होता है, ये सब जो चीज़ें विदरिंग वगैरह होती हैं, ये सब चीज़ें हो करके जब ये बनती है तो इसको रूपांतरित चट्टानें यानी मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, ठीक है। आग्नेय और अवसादी की क्रिया देख रहे हैं ना, इसमें कायातंत्रित हो रहा है, ठीक है। मतलब मेटामॉर्फिक हो रहा है, चेंज हो रहा है, निर्माण होता है, ठीक है। और पृथ्वी की प्रॉपर्टी के एक बड़े हिस्से से बनी होती है, ठीक है। इसमें नीस, आपका क्वार्टजाइट, एंथासाइट, ग्रेफाइट, संगमरमर प्लेट, ये सब जो है इसमें बनती है, ये सब मिलता है, ठीक है। तो नॉर्मली आप देखेंगे पूछता है सेडिमेंट्री रॉक कौन सा है, मेटामॉर्फिक रॉक, ये सब पूछता है, ठीक है। इसमें नाइस जो है सबसे अधिक इमारती पत्थरों के रूप में यूज होता है। क्वार्टजाइट कठोर चट्टानों में से होता है, इसका प्रयोग कांच बनाने में होता है, ठीक है। आगरा का ताजमहल का संगमरमर इसी से बना हुआ है, ठीक है। ये हो गया। अब ज्वालामुखी प्रकार की बात कर लेते हैं। तो ज्वालामुखी में नॉर्मली तीन तरह का होता है, एक एक्टिव वल्केनो होता है जो हमेशा सक्रिय रहता है, ठीक है। फिर एक डोरमेंट होता है, ठीक है। तो डोरमेंट में क्या होता है कि ये सक्रिय तो नहीं रहता, लेकिन कभी भी ये सक्रिय हो सकता है, इस तरह का रहता है। और तीसरा जो होता है विलुप्त, का मतलब ये हुआ कि एक्सटिंक्ट हो गया ये, ठीक है, ये खत्म ही हो गया, ये कभी भी अब दोबारा जो है ये फिर एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। अब उनके कुछ प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ लेते हैं। तो सक्रिय नुकसान देखें, इसमें प्रायः विस्फोट और उद्भेदन होता रहता है, ठीक है। इसका मुख सदैव खुला रहता है, वैसे इसका मुख है वो ऐसे अगर बना है तो देखेंगे, और यहाँ से ऐसे निकलता रहता है, लावा आता रहता है, यहाँ पे लेयरिंग होती रहती है, ठीक है। तो इटली में पाया जाने वाला जो एटना है, एटना, ये आप देखेंगे इसका प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। और भी आप इसमें देखेंगे, जैसे सिसिली द्वीप में स्ट्राम्बोली है, यहीं इटली के बगल में एटना स्ट्राम्बोली है, वो भी जो है इसको भूमध्य सागर का मीनार बोला जाता है, क्योंकि उसकी वजह से ना जो मेडिटेरेनियन सी में लाइट दिखती रहती है हमेशा, इसलिए इसको प्रकाश का मीनार बोला जा रहा है। सक्रिय ज्वालामुखी का जो अधिकांश भाग है वो प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में आपको मिलता है, ठीक है। तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, ओजस डेड है, ठीक है, सोलाडो है, ठीक है। एंडीज पर्वत पे स्थित है, ठीक है, अमेरिका और चिली की सक्रिय पे। तो कुछ प्रमुख नाम है, नाम नॉर्मली पूछता है कि जो है एक्टिव वोल्केनो का क्या है, जैसे पोपोकटोपेट, एक आप कहाँ पे है, मैक्सिको में। माउंट कैमरून कहाँ पे है, कैमरून में है। कोलिमा कहाँ पे है, मैक्सिको में है। ग्लेरस कहाँ पे है, कोलंबिया में है। और तूती अल्बा कहाँ है, कोस्टारिका में है, ठीक है। तो ये सब जो है एक्टिव वोल्केनो है। अब प्रस्तुत की बात कर लेते हैं। ये अंदर ही अंदर क्रियाशील रहते हैं, ठीक है, इनमें से कभी भी अचानक विस्फोट हो जाता है, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, विसुवियस है, ठीक है, भूमध्य सागर इटली में, ठीक है। काकाटोवा क्या है, एक सुंडा में है, और फुजियामा भी है जापान में जो पड़ता है, और मेयन्स है जो ये आपका फिलीपींस से पड़ता है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं विलुप्त का। इसके भविष्य में कोई भी विस्फोट होने की संभावना नहीं है, ठीक है, ये कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है। इसका मुख जो है मिट्टी, लावा, ये सब पदार्थों से बंद हो जाता है, ठीक है। जब यहाँ पे बंद हो जाता है तो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, ऐसे मुख रहता है ना। तो इसके मुख में गहरा क्षेत्र धीरे धीरे क्रेटल झील के रूप में, बाद में यहाँ पे क्या है कि जब गड्ढा रहता है ना तो धीरे धीरे करके पानी वानी बन जाता है, तो ये झील बन जाता है बाद में, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, पोपा ज्वालामुखी हो गया म्यांमार में, आर्थर सीट हो गया एडनबर्ग में, देवमंद और कोल सुल्तान हो गया ईरान के अंदर, ठीक है। तो ये है, तो ये तीनों आपको ज्वालामुखी आपको याद रखना है, ठीक है। अब ज्वालामुखी की वजह से क्या क्या बनता है वो इसमें पे लिखा हुआ है। तो लावा शील्ड है, मिश्रित शंकु है, कोलेरेडा है, ज्वालामुखी डॉट है, क्रेटर झील बनता है, लावा पठार बनता है, ये सब बनता है, ठीक है। तो लावा शील्ड में आप देखेंगे कि इसमें सिलिका की मात्रा काफ़ी कम होती है। इसे पैठिक लावा शंकु भी कहते हैं, ठीक है। उदाहरण जैसे आपका हवाई द्वीप जो का मोनालुआ शंकु जो है, ये लावा शील्ड में आता है। कोलोरेडा काल्डेरा बोलते हैं इसको, इसका अर्थ कड़ाहा होता है, ठीक है। तीव्र विस्फोट के शंकु का ऊपरी भाग उड़ जाने से क्रेटर में धंस जाता है और कोलोरेडा का विकास होता है। विश्व का सबसे बड़ा काल्डेरा जापान का ओआसो है, ठीक है।
मिश्रित शंकु में देख लेते हैं, इसमें ऊंचे और बड़े शंकु बनते हैं। शंकु मतलब इसको बोल रहा है, इस तरह से शंकु बनते हैं ना। इसमें लावा, राख, अन्य ज्वालामुखी पदार्थ जो है बारी बारी जमा हो जाता है, ठीक है। जापान का फ्यूजियामा, यूएसए का रास्ता, फिलीपाइंस का म्यान, अलास्का का एजकॉम्ब, इटली का स्ट्राम्बोली, ये सब है, ठीक है। ज्वालामुखी डॉट, तो इसमें आप देखेंगे कि ज्वालामुखी के शांत होने पर उसके छिद्र में लावा भर जाता है, ठीक है, उसको ज्वालामुखी डॉट बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार डाट हवाई द्वीप समूह में अनेक स्थानों पर पाए जाते हैं, ठीक है। उदाहरण यूएसए का डेविल टावर है, ठीक है। क्रेटर झील जो ऊपर में जो जगह रहता है उसमें आप देखेंगे बन जाता है, तो ज्वालामुखी के शीर्ष के शीर्ष पे होता है, ठीक है। उत्तरी सुमात्रा में तोम्बा झील जो है विशालतम झीलों में से एक है। प्रसिद्ध क्रेटर झीलें कौन सी हैं? तो ओस्क, जुएटन और अरिगन, ये आपको मिल जाएगा। लावा पठार देखेंगे, ज्वालामुखी विस्फोट से अल्पशिलिक लावा निकलने पर विस्तृत पठार का निर्माण होता है। अब यहाँ पे मान लीजिए ज्वालामुखी हुआ तो ये जो है ऐसे करके पूरा सिल्ट जमा हो जाता है, तो ये पठार बाद में बन जाता है। जैसे हमारा डेक्कन का भी पठार जो है आप देखेंगे तो इसी का उदाहरण है, ठीक है। इसमें कोलंबिया का पठार और डेक्कन का पठार भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, बेसाल्टिक लावा से बना हुआ है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रायद्वीपीय पठार का। जो इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू है उसमें आप देखेंगे क्या क्या आता है। तो बीच में आपका एक डेक्कन का पठार आता है, डेक्कन प्लेटू हमने देख लिया, ये ऐसे है, तो यहाँ पे डेक्कन प्लेटू है और यहाँ पे मालवा है। इसी को मध्यवर्ती उच्च भूमि बोल रहे हैं। मालवा के पठार को मिलनी मध्यवर्ती भूमि। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो अब हम मैप से देख लीजिए। यहाँ पे आपका भिंद्रा रेंज है, ये आपका सतपुड़ा है, यहाँ पे महादेव है, ये मैकाल है, इसी का एक्सटेंशन है सतपुड़ा का, ठीक है। और ये विंध्या रेंज है, ठीक है। तो अरावली, और सॉरी यहाँ पे ऐसे अरावली है, ठीक है। अरावली हो गया, सतपुड़ा हो गया, ये सतपुड़ा हो गया, ठीक है। पूर्वी उच्च राजस्थान की उच्च भूमि यही मलवा, पूर्वी ये पूर्व है ना, इसके अरावली के पूर्व में ये मलवा वाला एरिया है, ठीक है। और महाराष्ट्र का पठार, डेक्कन का पठार, ये महाराष्ट्र का पठार हो गया। मलवा का पठार हो गया, हमने बात ऑलरेडी कर ली। महानदी बेसिन हो गया, यहाँ पे महानदी बेसिन हो गया। बुंदेलखंड का पठार हो गया, ये मलवा पठार का एक्सटेंशन है। उड़ीसा की उच्च भूमि हो गया, वही जो आपका दंडकारण्य वाला रीजन है। छोटा नागपुर का प्लेटू आपको झारखंड वाले एरिया में मिल जाएगा। दंडकारण्य ये उड़ीसा की उच्च भूमि, ये बात हो गई। मेघालय का पठार हो गया, इसी का ये जो छोटा नागपुर का एक्सटेंशन है ये। फिर तेलंगाना का पठार, ठीक है। फिर तमिलनाडु का पठार, फिर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये सब रहता है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये इसमें डेक्कन पठार में क्या क्या आता है वो दिया हुआ, और मध्य उच्च भूमि में क्या क्या आता है, तो इसको दोबारा हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा मिटा लेता हूँ मैं। तो इसमें ये दिया हुआ है कि मध्य उच्च भूमि और में क्या क्या आता है, और डेक्कन के पठार में क्या क्या आता है। ये भी इसका मेन रीजन था ये चार्ट बनाने का। तो हम उस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। मैंने तो ऐसे ही कंबाइंडली क्या क्या बोल दिया, किसमें क्या बोल दिया, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न है, हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, मध्य जो मालवा का प्लेटू है, मध्य उच्च भूमि जिसमें सम्मिलित है, उसमें आप देखेंगे अरावली का पठार है पहले, सॉरी अरावली श्रेणी है, ऐसे अगर हम लोग देखें तो ये अरावली श्रेणी है, ठीक है। और यहाँ पे आपका राजस्थान की उच्च भूमि है, ठीक है। मालवा का पठार यहाँ पे है, ठीक है। फिर बुंदेलखंड, यहाँ पे ये वाला रीजन जो है बुंदेलखंड है, ये सब मालवा के आसपास ही वाला एरिया है, ठीक है। और बुंदेलखंड का फिर उसके बाद छोटा नागपुर। अब यहाँ पे आप चले जाएंगे इस साइड में, ऐसे अगर है आपका इंडिया का, तो यहाँ पे आपका छोटा नागपुर है। तो ये सब ये जो एरिया है ये हाईलैंड आपको मिलेगा, मध्यवर्ती हाईलैंड का, ठीक है। फिर यही जो है एक्सटेंड हुआ है आपका यहाँ पे गारो खासी जयंतिया जो है, इसी का एक्सटेंशन है। यहाँ पे मालदा गैप है, यहाँ पे एक तीस्ता नदी बहती है यहाँ से, तो ये जो है यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया। अब डेक्कन प्लेटू, इसके नीचे वाला बात कर ले तो उसमें क्या क्या आता है। डेक्कन प्लेटू में आपका सतपुड़ा रेंज आता है, ये आपका सतपुड़ा रेंज है, बॉर्डर है एक साइड का। वो कहने का मतलब वो पूरा एक तरह से डिफाइन कर रहा है कि क्या है। तो ये आपका मध्य का उच्च भूमि हो गया, और इसमें आ गया अभी इस साइड में डेक्कन सतपुड़ा हो गया। अब यहाँ पे महाराष्ट्र का पठार आ गया, ठीक है। महानदी बेसिन यहाँ पे है छत्तीसगढ़ वाले रीजन में, उड़ीसा वाले रीजन में। तो उड़ीसा की उच्च भूमि है, दंडकारण्य रीजन है, तेलंगाना का पठार है, और फिर तमिलनाडु का पठार, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक है। ये सब आपका डेक्कन प्लेटू, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें आता है, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे अरावली श्रेणी की, ठीक है। अरावली श्रेणी हमने देखा था ना, ये वाला अरावली श्रेणी था, यहाँ गुजरात से होकर के दिल्ली तक पूरा वहाँ पर रायसीना हिल तक वो आता है, ठीक है। इसमें कहाँ कहाँ आता है, तो ये इसमें आप देखेंगे कि गुजरात से होकर पालनपुर में गुजरात, यहाँ पे एक जगह है, यहीं से आप देखेंगे साबरमती नदी निकल करके अहमदाबाद होते हुए अभी गल्फ खंबात में आके गिर जाती है, ठीक है। तो पालनपुर से राजस्थान होते हुए दिल्ली तक विस्तृत है, ठीक है। और ये जो है प्री कैम्ब्रियन युग में क्वार्टजाइट, नीस और सिल सैलों से बना हुआ है, ठीक है। इसकी जो सर्वोच्च शिखर है वो गुरु शिखर है, ठीक है।
गुजरात और राजस्थान के एक तरह से बॉर्डर पे बोल सकते हैं, माउंट आबू में है। यहाँ पे दिलवारा जैन का दिलवारा टेम्पल जो है जैन धर्म का, वो यहाँ पे आपको स्थित है, ठीक है। अब इसी में आप देखेंगे उदयपुर के पश्चिम में जरगा पहाड़ी, तोड़गढ़ के निकट मारवाड़ की पहाड़ियों से अलवर से निकट स्थान हर्षनाथ पहाड़ी तथा धूर में, ये मतलब किस नाम से कहाँ पे क्या फेमस है वो पूछ रहा है। तो उदयपुर के उत्तर में इसको जरगा पहाड़ बोला जाता है, तोड़गढ़ के निकट मारवाड़ की पहाड़ियों बोला जाता है, और अलवर के निकट इसको हर्षनाथ की पहाड़ियाँ बोला जाती है, और धूर दिल्ली में, और दिल्ली में ऋषि नाम से विख्यात है, ठीक है। इसकी पश्चिम ओर से माही निकलती है, वो हमने बात ऑलरेडी कर ली थी कि ये अगर ऐसे है, तो अगर ये से अरावली है तो यहाँ से आप देखेंगे कि माही जो है ऐसे निकल रही है, ठीक है, पश्चिम ओर से निकल रही है, ठीक है, ये पश्चिम हो गया। और यहाँ से एक लूनी निकलती है, लूनी नदी निकल करके आप देखेंगे ये जो है वहाँ पे जाकर के मिल जाती है। ये तो गल्फ ऑफ खैबर में गिर रही है, ये आपका रैन ऑफ कच्छ में चली जा रही है, ठीक है, ये चीज़ लिखा हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अरावली और मालवा का पठार की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मालवा का पठार हमने बात की थी कि ये आपका अरावली हो गया, सॉरी ऐसे कर रहे हैं, तो ये आपका अरावली हो गया और ये आपका विंध्याचल हो गया। तो बीच में जो ये पठार है ना, इसी को मालवा का पठार बोलते हैं, ठीक है। अब उसकी कुछ खासियत देख लेते हैं। इस पर बेतवा, पार्वती, निवाज, काली सिंध, चंबल, ये सब नदियाँ प्रभावित होती हैं यहाँ पे अंदर। तो आप देखेंगे कि ये जो विंध्याचल है, यहाँ से ऐसे चंबल निकल रही है, और ये जो है यहाँ पे बनास नदियाँ वगैरह ये सब जो है अरावली से निकल करके ये सब जैसे जाकर के मालवा पठार में बनाती है, ठीक है। भोपाल, बेतवा, पार्वती नदियाँ दोआब में स्थित है, ठीक है। बेतवा और पार्वती नदियों के भोपाल जो है उसमें दोआब में स्थित है, ठीक है। इसमें उर्मिल मैदान मिलते हैं जिसमें चपटी चपटी पहाड़ियाँ स्थित होती हैं, ठीक है। उत्तर में ग्वालियर का पहाड़ियाँ प्रमुख है, ठीक है। और इसमें जो है आप देखेंगे नली अपर्दन जो है, गली अपर्दन बोलते हैं, वो जो है यहाँ पे काफ़ी होता है, ठीक है। ये हो गया। अब बुंदेलखंड बघेलखंड, तो मालवा का एक्सटेंशन आप देखेंगे उत्तर पूर्वी जो हो रहा है उसको बुंदेलखंड बंडेलखंड बोला जाता है, ठीक है। ये यूपी और महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है इस साइड वाला बघेलखंड बोला जाता है, और झांसी वाला जो एरिया है उसको बुंदेलखंड बोला जाता है, ठीक है। यह पठार ग्वालियर पठार और विंध्याचल श्रेणी के मध्य में स्थित है, ठीक है। ये तो हमने ऑलरेडी बात कर ली। प्राचीनतम बुंदेलखंड नीस से निर्मित है ये, ठीक है। और मालवा का पठार जो है, एक सेकेंड, तो इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा बुंदेलखंड है वो नीस से निर्मित है, ठीक है। मालवा का पठार जो है दक्षिण सिरे से या विंध्य श्रेणी से विस्तृत है, और ये श्रेणी जल विभाजक है। तो ये हमने बात कर लिया था कि जल विभाजक कैसे है, कि गंगा की नदियाँ जो हैं उधर चली जाती हैं, और इधर जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो उधर चली जाती हैं, ठीक है। अब हम लोग छोटा नागपुर प्लेटू की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि यह इसका जो पहले एक्सटेंशन देख लेते हैं, तो पुरुलिया है यहाँ पे, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया, और झारखंड राज्य का पलामू, धनबाद, गया, हजारीबाग, संथाल परगना और रांची जिलों में विस्तृत है, ठीक है। तो अगर ऐसे आप देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपका छोटा नागपुर वाला हिस्सा है, ठीक है। और इसमें प्रमुख नदियाँ जो इसके बेसिन का निर्माण करते हैं उसमें महानदी है, सोन है, स्वर्णरेखा है, और दामोदर नदियाँ हैं, ठीक है। तो महानदी तो आप देखेंगे कि इस पे हीराकुद डैम है, और ये डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। सोन नदी जो है ये गंगा नदी से जाके मिल जाती है पटना के पास, और स्वर्ण रेखा, बैतरनी, ब्राह्मणी, ये सब जो है उधर चली जाती हैं, और दामोदर नदी जो है बाद में जाकर के गंगा से मिल करके बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, ठीक है। अब सोन नदी जो है ये पठार के उत्तर पश्चिम में बह करके गंगा में मिलती है, ठीक है। राजमहल पहाड़ियाँ जो है इसकी उत्तरी सीमा बनाती है, ठीक है। वहाँ पे एक राजमहल पहाड़ियाँ जो विंध्या का ही आप देखेंगे, विंध्या का जो इस विंध्या है तो इसी का एक्सटेंशन यहाँ पे है, झारखंड वाले पार्ट को उसको राजमहल पहाड़ियाँ बोलते हैं। यहीं से सोन नदी ऐसे उत्तर पश्चिम की तरफ निकल जाती है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि हजारीबाग का पठार भी इसमें है, और कोडरमा का पठार भी इसमें शामिल है, और इसमें ग्रेनाइट और नीस जो है चट्टानें पाई जाती है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि मेघालय का पठार जो है, तो आप देखेंगे यही जो है ये छोटा नागपुर प्लाटू जो था उसी का एक्सटेंशन है। ऐसे अगर है तो यहाँ पे आपका ये आपका गारो खासी जयंतिया वाला है, तो यहाँ पे मेघालय पठार इसको, ये इसी यहाँ पे मालदा गया पे तीस्ता नदी द्वारा, यहाँ पे छोटा नागपुर है, ये जो है एक्सटेंशन उसका, ठीक है। तो ये देखिए बहिसराई सारी भाग बोल रहा है इसको, ठीक है। और ये समतल भूमि है, भंसन के कारण ये जो है भारतीय महाद्वीप से मालदा गैप द्वारा अलग हो गया, ठीक है। पश्चिमी सिरे पर गारो, अब इधर से ऐसे गारो है, खासी है और जयंतिया इस तरह से है, ठीक है, पहाड़ी है। और पूर्वी सिरे पर खासी, जयंतिया, मिकिर है, और आगे आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे करके एक मिकिर पहाड़ी भी है, ठीक है।
मिकिर पहाड़ी लेकिन जो है ये आप देखेंगे आसाम में पड़ता है, ठीक है। और फिर आगे रेगमा है, ठीक है। इस तरह की पहाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं इसमें। इसमें आप देखेंगे शिलोंग प्लेटू जो है, शिलोंग प्लेटू ये जो है हाईएस्ट पीक है इसका, ठीक है। इस पर कैम्ब्रियन पूर्व की ग्रेनाइट नीस शैलें मिलती हैं, ठीक है। शिलोंग यहाँ पे दिखा रहा है, शिलोंग शिखर जो है 1965 मीटर, ये उच्चतम शिखर है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सतपुड़ा श्रेणी की, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी की जैसे हमने बताया था, ये ऐसे सतपुड़ा श्रेणी है, यहाँ पे आपका महादेव पहाड़ है, यहाँ पे मैकाल है, ठीक है। इसी का एक्सटेंशन है और इसको सतपुड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे कि इसका जो अक्षांशीय विस्तार दिया है 21 डिग्री से 24 डिग्री दिया है, ठीक है। और ये जो है अधिकतर बेसाल्ट से बना हुआ है। तो जैसे कि पता है डेक्कन प्लेटू भी इसी से बना हुआ है, ठीक है। तो ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई है। औसत ऊंचाई इसकी कितनी है? 770 मीटर है, ठीक है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है और ये महादेव पर्वत पे है। हमने जैसे ऐसे बात करी थी, यहाँ पे हमने बोला था कि महादेव है और ये मिकिर है, सॉरी मैकाल है, मैकाल नहीं, हाँ मैकाल है यहाँ पे, ठीक है। तो इस पे जो है एक चोटी है उसको हम लोग बोलते हैं धूपगढ़, ठीक है। और ये महादेव पर्वत पे स्थित है। तो ये सतपुड़ा का हाईएस्ट पीक हो गया, ठीक है। अब महाराष्ट्र का पठार की बात कर लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे इसका विस्तार जो है कोंकण तट, अब ये है तो ये वाला हिस्सा जो है कोंकण तट है, तथा संपूर्ण सह्याद्री को छोड़कर और यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है इसको छोड़कर जो है संपूर्ण महाराष्ट्र जो है उसका महाराष्ट्र का प्रदेश, ठीक है। इसको 5 सूक्ष्म इकाइयों में बांटा जाता है, 5 डिवीजन इसके किए जाते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या है, एक आप देखेंगे कि अजंता की पहाड़ियाँ हैं। ऐसे अगर विंध्या है तो यहाँ पे आप देखेंगे अजंता की पहाड़ी, इसी बीच से आप देखेंगे ताप्ती नदी बहती है, ठीक है। तो अजंता की पहाड़ियाँ हैं, फिर गोदावरी घाटी है। अब यही वेस्टर्न घाट से यहाँ से नासिक की जगह से ऐसे करके गोदावरी जो है निकल रही है, ठीक है। अहमदनगर बालाघाट का पठार, अब यहाँ से जो है हरिश्चंद्र है, बालाघाट है, ये सब पहाड़ियाँ हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है ये है, ठीक है। भीमा बेसिन, भीमा नदी है जो बाद में कृष्णा नदी की सहायक बन जाती है, और महादेव की उच्च भूमि है, और इस साइड में यहाँ पे महादेव पहाड़ है, ठीक है। तो इसकी उच्च भूमि है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। महानदी बेसिन की बात कर लेते हैं। तो जैसा हमने बताया था यहाँ पे जो यहाँ पे सतपुड़ा है, यहाँ पे महादेव है, यहाँ पे मैकाल है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ऐसे करके महानदी निकलती है और जो है उड़ीसा के या मतलब छत्तीसगढ़ से सिहवा, लोकल ने एक नाम है सिहवा पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। तो ये मैकाल श्रेणी से निकलती है, ठीक है, पश्चिमी सिरे से, और दक्षिणी सिरों पर राजहारा पहाड़ियों पर स्थित है, और यहाँ से जो है धारवाड़ शैली, ठीक है, निकलती है, और इसको छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहते हैं, ठीक है, महानदी बेसिन। फिर डेक्कन के पठार की बता, डेक्कन प्लेटू द मोस्ट फेमस प्लेटू, ठीक है। तो इसकी अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसमें क्या क्या शामिल है। तो इसमें पहली है उड़ीसा उच्च भूमि है। इसमें देखिए गरजात की पहाड़ियाँ, वैसे है अगर तो यहाँ पे पहले गरजात की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। उत्कल तट, अब ये वाला जो तट है उसको उत्कल तट बोलते हैं, ठीक है, उत्कल सहारे पे स्थित है, ठीक है। और पश्चिम में महानदी बेसिन, उत्तर में छोटा महानदी बेसिन पश्चिम में है आपका, यहाँ पे आपका आप देख रहे हैं महानदी का बेसिन है यहाँ पे, ठीक है। और उत्तर में यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू है, और दक्षिण पश्चिम में यहाँ पे आपको पूर्वी घाट, यहाँ से ये जो है गरजात की पहाड़ियाँ, यहाँ से जो है ईस्टर्न घाट आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये हमने बात कर ली कि पूर्व में उत्कल का मैदान है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ शैलें क्या क्या है, तो आर्कियन ग्रेनाइट है और नीस है, ठीक है। और शिखर आप देखेंगे इसमें जो है गरजात की पहाड़ी का सबसे ज़्यादा ऊंचा कौन है, मलयगिरी है, ठीक है। मेघसानी भी 1157 मीटर का है, ठीक है। अब दंडकारण्य की बात कर लेते हैं। तो इसका विस्तार जो है उड़ीसा, कोरापुट और कालाहांडी जिला, और छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, और आंध्र प्रदेश का पूर्वी गोदावरी वाला, ठीक है, विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम, ठीक है। और ये विषम पठार है, ठीक है। और उत्तर पश्चिम की ओर कांकेर बेसिन स्थित है, ठीक है। दंडकारण्य का रीजन हो गया। अब तेलंगाना पठार की बात कर लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे प्रधानतः कैम्बियन से पूर्व नीस की शैलें पाई जाती है, और इसको 2 सूक्ष्म इकाइयों में पाया जाता है, एक तेलंगाना और एक रायलसीमा की भूमा। तो आप ऐसे देखेंगे ये आपका ये वाला हिस्सा ऐसे पूरा आंध्रा था पहले, तो ये वाला हिस्सा जो रॉयल सेना है, और ये वाला हिस्सा जो है तेलंगाना है, ठीक है, ऐसे। अब कर्नाटक के पठार की बात कर लेते हैं। तो कर्नाटक तथा केरल के कुछ भाग पर ये यहाँ पे वैसे वेस्टर्न ये वाला हिस्सा जो है ये आपका कर्नाटक वाला, इसमें आर्कियन युग से लेकर आधुनिक तक की शैलें मिलती है, ठीक है। मुल्यानगिरी 1925 मीटर बाबा बुदाई की पहाड़ियों में सर्वोच्च शिखर है, और इसका दूसरा जो सबसे उच्च शिखर है वो उसका नाम क्या है, पुंद्रमुख है, ठीक है। और इसकी 3 इकाइयां हैं, एक तो मलनाद है, उत्तरी उच्च भूमि है, और दक्षिणी उच्च भूमि है, 3 है, ठीक है। तमिलनाडु का पठार देख लेते हैं, या दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री का मतलब जो वेस्टर्न घाट का जो दक्षिणी वाला है उसको बोला जाता है, और तमिलनाडु का तटीय मैदान ये सब में स्थित है, ठीक है। तो अगर ऐसे हम लिख देंगे तो
ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला, ये आपका तमिलनाडु का। इसको दो भाग में बांटा जाता है, तमिलनाडु की पहाड़ियाँ और कोयम्बटूर मदुरई की उच्च भूमि। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें आप देखेंगे, अब हम लोग बात कर लेते हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट है और यहाँ पे आपका ईस्टर्न घाट है ऐसे। ठीक है, ये इस तरह से। तो इसको आप पश्चिमी घाट बोल सकते हैं वेस्टर्न घाट को, और इसको आपको ईस्टर्न घाट को पूर्वी घाट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सी पहाड़ियाँ शामिल हैं, क्या है, इसका सारा हम लोग सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वेस्टर्न घाट की बात करें। ठीक है, इसमें आप देखेंगे संरचना की दृष्टि से एक संपूर्ण इकाई है। ठीक है, और ताप्ती नदी, अब यहाँ जो ताप्ती नदी जाकर के गिर रही थी, वहाँ से इसकी स्टार्टिंग है। ठीक है, मुहाने से लेकर आप देखेंगे कन्याकुमारी तक, यहाँ तक कन्याकुमारी एकदम टिप पे पॉइंट है, लगभग 1600 किलोमीटर में ये फैला हुआ। ठीक है, दूसरी सबसे लंबी है हिमालय के बाद, और उत्तर में 50 किलोमीटर चौड़ा है, जहाँ पे नॉर्थ में इधर थोड़ा चौड़ाई कम है और इधर थोड़ा चौड़ाई ज़्यादा है। ठीक है, और दक्षिण में चौड़ाई इसकी 65 से 80 किलोमीटर लगभग चौड़ी है। ठीक है, तो ये वास्तविक में देखा जाए तो पर्वत श्रेणी नहीं है, बल्कि ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक है, और पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। ठीक है, दो भागों में बांटते हैं सह्याद्री, एक उत्तरी सह्याद्री और एक दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, उत्तरी में आप देखेंगे महाराष्ट्र वाला जो रीजन है, महाराष्ट्र गोवा तक में कोंकण तट वाला, उसको में उत्तरी सह्याद्री बोलते हैं, और बाद में इसको नीचे वाले जो पार्ट को उसको दक्षिण सह्याद्री बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को उत्तरी बोलते हैं। तो दक्षिण सह्याद्री में इसका जो है आर्कियन युग में निर्माण हुआ है और ग्रेनाइट और नीस चट्टान से हुआ। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री की बात कर रहा है तो इसकी जो सर्वोच्च शिखर है कलसुबाई है। ठीक है, ये महाराष्ट्र में स्थित है, और दूसरा जो है महाबलेश्वर है, ये भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये उत्तरी सह्याद्री जिसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं, उसकी उच्च भूमि मतलब उच्च शिखर है। ठीक है, फिर दक्षिणी में जब आएंगे तो कुंद्रेमुख, और दूसरा जो है वो पुष्पागिरी है। ठीक है, और पुष्पागिरी के पास से ही आप देखेंगे कावेरी नदी निकलती है, इसको ब्रह्मगिरी हिल भी बोलते हैं। ठीक है, नीलगिरी जो है, नीलगिरी एक पर्वत ग्रंथि है, और इसका जो सर्वोच्च शिखर वो कौन सा है, वो दोडा बेटा है। ठीक है, और दोडा बेटा जो है ये दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है, पहला सबसे कौन है, अन्नामलाई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जो ऐसे जो हमारा वेस्टर्न घाट आता है, इसमें अगर ऐसे है तो अगर यहाँ बीच में जो पासेस नहीं रहेंगे तो हम लोग इधर से उधर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, पहाड़ चढ़ के जाना पड़ेगा, वो जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप देखेंगे कुछ पासेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सेनकोट्टा दर्रा, चार है इंपॉर्टेंट। हम लोग मैप के माध्यम से देख लेते हैं। अब ऐसे वेस्टर्न घाट है। ठीक है, तो आप देखेंगे एक यहाँ पे गैप है, इसको हम लोग थालघाट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए मुंबई है, तो यहाँ से अगर आपको नासिक जाना है और यहाँ से फिर फर्दर कोलकाता वगैरह दिल्ली सब कुछ जाना है, तो ये आपको पास से आपको ही आना पड़ेगा। ठीक है, और ये मुंबई है, और इधर जाना है आपको, यहाँ पे पूना है, तो पूना जाना है, फिर इधर दक्षिण की तरफ आना, चेन्नई हो गया, ये बेंगलुरु हो गया, इधर अगर आपको आना है तो इस भोरघाट से आपको आना पड़ेगा। ठीक है, थालघाट हो गया, भोरघाट हो गया, और नीचे को मान लीजिए यहाँ पे है, ऐसे आया तो यहाँ पे आपका पालघाट है। ठीक है, तो ये जो केरला है, त्रिवेंद्रम, कोची, ये सब जो है, इधर से आपको अगर चेन्नई जाना है तो इस पास से होकर जाना पड़ेगा, यहाँ पे चेन्नई है, और आपको इधर मदुरई आना है, कोयम्बटूर वगैरह आना है, तो ये पास से आपको आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग पालघाट बोलते हैं ऊपर वाले को, और यहाँ पे सेनकोट्टा दर्रा है ये वाला। ये हो गया। थालघाट दर्रा की बात कर लेते हैं, जो मैंने ऑलरेडी मैप में बता दिया, अब इसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री में स्थित है। ठीक है, इसको मुंबई से नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग जुड़ता है। ठीक है, नासिक वगैरह आता है। ठीक है, तो ये हो गया थालघाट। फिर भोरघाट की बात कर लेते हैं, ये भी उत्तरी सह्याद्री में है, ये मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई आप देख रहे हैं सब मोड में, इसके थ्रू आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, फिर पालघाट नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में स्थित है, इससे जो है कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, ये सब जो है इससे आप कर सकते हैं। ठीक है, सेनकोट्टा दर्रा से आप देखेंगे कि तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जुड़ता है। ठीक है, मदुरई जैसे ये वाला, तो यहाँ पर इस वाले हिस्से में आपका मदुरई है, यहाँ चेन्नई है, तो पालघाट से आप चेन्नई जाएंगे, यहाँ से अगर आपको जाना है तो पालघाट से आप चेन्नई जाएंगे, और यहाँ से इधर आना है तो आपको मदुरई से आना, नहीं तो ऐसे क्या करना पड़ेगा, घूम के आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब पूर्वी घाट की बात कर लेते हैं, तो ये हमने पश्चिमी घाट की बात कर ली, औसत ऊंचाई वगैरह की बात कर ली, सर्वश्रेष्ठ शिखर इसका दोदा बेटा है, ये सब हमने बातें कर ली। ठीक है, पूर्वी घाट में आप देखेंगे कि पूर्वी घाट जो है थोड़ा सा ऐसे है, तो बीच बीच में नदियाँ ऐसे जा रही है ना, तो इसलिए थोड़ा सा कटा पिटा है। ठीक है, तो औसत जो इसकी चौड़ाई है उत्तर में 190 किलोमीटर है। ठीक है, और दक्षिण में कम है, उत्तर में यहाँ पे ये वाले एरिया में, आंध्रा वांध्रा वाले एरिया में ज़्यादा है, और दक्षिण में कम है। ठीक है, और ये जो है अलग अलग पहाड़ियों के रूप में इसका नाम मिलता है। ठीक है, नदियों ने अलग अलग कर दिया है, तो एक ऐसे कुछ, अब जैसे वैष्णो घाट में हमने अलग अलग कुछ नहीं देखा था, सह्याद्री वगैरह में बांट करके, लेकिन इसमें जब नदियाँ हैं तो कटा है, तो किसी का कोई पहाड़ी इस तरह से अलग अलग नाम है। तो आप अगर क्रम देखेंगे दक्षिण से
उत्तर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले नीलगिरी पड़ेगा, फिर पालकोंडा, फिर नल्लामलाई, जवादी, सेवराई, ये सब पड़ेगा। ठीक है, ये सब पहाड़ियाँ पड़ेंगी। ठीक है, और पूर्वी घाट की जो उच्चतम चोटी है वो विशाखापट्टनम है। ठीक है, और दूसरी जो है वो महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी आपको उड़ीसा वाले एरिया में मिलेगा। ठीक है, दक्षिण पहाड़ियों पर सागवान और चंदन के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, सागवान पे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे बारिश वारिश होती रहती है। ठीक है, कावेरी और पिन्नार नदियों के बीच वाले भाग को मेलागिरी श्रेणी में रखा जाता है। तो हमने ऑलरेडी बात की थी, जैसे यहाँ पे गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर यहाँ पे आपका पिन्नार है, फिर कावेरी है। ठीक है, तो अभी वही बोल रहा है कि अब ये कावेरी है और ये इस वाले जो एरिया में यहाँ पे जो पहाड़ी है इसको हम लोग मेलागिरी बोलते हैं। ठीक है, मेलागिरी चंदन के वनों के लिए विख्यात है। ठीक है, अब देखेंगे कावेरी नदी जो है पूर्वी घाट को काट कर हेले हेजो कल नामक जलप्रपात का निर्माण भी करती है। ठीक है, तो ये हमने ईस्टर्न घाट देख लिया। ठीक है, अब हम लोग नॉर्दर्न प्लेन में चलेंगे। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स जो थे हमारे, जिसमें आप देखेंगे कि अलुवियल सॉइल वगैरह मिलता है। ठीक है, जिसको हम लोग दोमट मिट्टी वगैरह बोलते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और ये वीडियो कैसा लग रहा है और सीरीज़ कैसी लग रही है आप हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू।